हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी और आज के द करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 मई। इस दिन हम विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। और विश्व श्रमिक दिवस जो है वो भारत में 1923 से मनाया जा रहा है और पहली बार जो है चेन्नई में मनाया गया था। ठीक है, 1923 में पहली बार चेन्नई में मनाया गया था भारत में। ठीक है, अब थोड़ा इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं कि विश्व श्रमिक दिवस कब से मनाया जाने लगा, कब से शुरू किया गया। इसका हिस्ट्री समझिए। क्या हुआ कि 1886 में 1886 में अमेरिका में कुछ मजदूरों ने क्या किया। 1886 में अमेरिका में मजदूरों ने क्या किया, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, बहुत ज़्यादा समय समय तक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 8 घंटा कार्य करने के लिए 8 घंटा कार्य करने के लिए शिकागो में एक सम्मेलन किया। ठीक है, 8 घंटा काम करने के लिए शिकागो में एक प्रकार से हड़ताल कर दी। ठीक है, क्या कर दी, हड़ताल कर दी। अब हुआ क्या कि इसी हड़ताल की मांग के क्रम में पुलिस वालों को क्या लगा, उसमें चूंकि कुछ बम बम फिट कर दिए गए थे उस स्थान पे जहां पर हड़ताल हो रही थी शिकागो में। और पुलिस वालों, और वो बम जब विस्फोट हुआ तो पुलिस वालों को लगा ये जो मजदूर हैं इन्होंने ये बम फिट किया है और ये यहाँ पर हिंसा का काम कर रहे हैं। ठीक है, हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। और उसी के लिए क्या हुआ, पुलिस वालों ने 4 मई को शिकागो में गोली चला दी। ठीक है, 4 मई को क्या हुआ, पुलिस वालों ने शिकागो में गोली चला दी। ठीक है, गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे जो है मजदूर मारे गए। बहुत सारे मजदूर बेचारे क्या हो गए, मारे गए। और बहुत सारे घायल भी हो गए, सैकड़ों मजदूर जो है वो घायल हो गए। अब ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई, ये बड़ी दुर्घटना घटी। और इसी के याद में हुआ क्या, 1889 में, इसी की याद में क्या हुआ, 1889 में पेरिस में एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। दूसरे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का जो है सम्मेलन हुआ। ठीक है, सोशलिस्ट कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि अब प्रत्येक 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। और मैंने अभी बताया है कि भारत में जो है 1 मई को श्रमिक दिवस भारत में 1923 से मनाया जाने लगा और चेन्नई से यह स्टार्ट हुआ था, चेन्नई में मनाया गया था। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, आईएलओ जो है वही निर्धारित करता है कि जो विश्व श्रमिक दिवस है उसकी थीम क्या होगी। विश्व श्रमिक दिवस की जो थीम होती है वो कौन निर्धारित करता है, वो निर्धारित करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस साल की जो थीम है वो क्या है, इस साल की जो थीम है श्रमिक दिवस के लिए वो है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और सभी के लिए सभी के लिए सभ्य कार्य, सभी के लिए सभ्य कार्य, ये है थीम। ठीक है, आईएलओ की थीम है। ठीक है, और दूसरी चीज समझिएगा, जब इसमें आईएलओ जो है उसमें कुल 187 सदस्य देश हैं। ठीक है, 187 सदस्य देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चलिए हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मेक ईपीआई एन इसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, कॉस्ट ऑफ मील्स रोज बाई 71% इन 5 ईयर। और जो सैलरी है वो केवल 37% बढ़ी। ठीक है, पिछले 5 सालों में। ये पूरा डेटा कहाँ का है, ये जो डेटा है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का डेटा है ये, महाराष्ट्र का है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ वेल्थ सॉरी संपत्ति का जो पुनर्वितरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे, माइक्रोब्स नॉट फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड मोस्ट न्यू मेथेन। मतलब जो मेथेन का उत्सर्जन है वो ज्यादा कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं या माइक्रोब कर रहे हैं, ना कि फॉसिल फ्यूल। ठीक है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे।
चलिए तो पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है ईपीआई, इसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन क्या है? ये है WHO के द्वारा, ये 1974 में स्टार्ट किया गया था। और ये किसके लिए स्टार्ट हुआ था? स्मॉल पॉक्स वायरस जो है उसके इरेडिकेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। भारत में ईपीआई प्रोग्राम जो है 1978 में लॉन्च हुआ और बाद में इसका नाम इसका क्या कर दिया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985, मतलब 1950 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर कर दिया गया इम्यूनाइजेशन, सॉरी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। ये मतलब 1950 में किया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1974 में केवल कुछ ही वैक्सीन बनी थी जो 6 रोगों से हमको प्रिवेंट करती थी, परंतु अब आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में 13 से ज्यादा ऐसे रोग हैं जिनकी वैक्सीन हमारे पास है प्रिवेंट करने के लिए, और तकरीबन 17 एडिशनल ऐसे रोग हैं जिनके लिए जो है वैक्सीन उपलब्ध है। और इस समय रिसर्च चल रहा है जिसमें 125 से ज्यादा स्पेसिफिक पैथोजेंस, मतलब जो रोग फैलाते हैं, उनसे संबंधित भी हम वैक्सीन बना रहे हैं। अब जरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फॉर्म, उसको कब खोजा गया था या कब स्थापित हुआ था? 1948 में, 1948 में स्थापित हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके मुखिया इस समय कौन है? चीफ कौन है? टेड्रोस एधानोन टेड्रोस एधानोम गेब्री गेब्रियेसस। ये थोड़ा सा बड़ा उल्टा सीधा नाम होता है। टेड्रोस एधानोम गेब्रियेसस इनका जो है चीफ है, मुखिया, ठीक है। आगे थोड़ा समझिए, आगे समझते हैं। देखिए, ये इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि 1970 के करीब में 5% जो बच्चे थे, ये जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के थे, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के जो 5% बच्चे हुआ करते थे, उन्होंने कितना डोज रिसीव किया? मतलब सॉरी, 1970 के दशक में केवल 5% बच्चे थे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के जिन्होंने क्या किया, डोज, मतलब डीपीटी का डोज है उसको रिसीव किया। परंतु अभी 2022 की क्या स्थिति है? 84% बच्चे पूरे ग्लोबल लेवल पर हैं जिनको जो है डीपीटी की वैक्सीन मिली, ठीक है। डीपीटी की वैक्सीन, जैसे डीपीटी में कौन कौन से रोग आते हैं? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ठीक है। ये 3 रोग आते हैं डीपीटी में, ठीक है। आगे समझिएगा। स्मॉल पॉक्स जो है उसको खत्म किया जा चुका है, इरेडिकेटेड। पोलियो भी खत्म हो गया है लगभग, ठीक है। और बहुत सारे देशों में इसके वैक्सीन जो है चल रहे हैं प्रिवेंट करने के लिए। और भारत में क्या है? भारत की जो कवरेज है, ये जैसे जैसे समय पास हो रहा है, तकरीबन 76% कवरेज जो है, जो बच्चे हैं भारत के 76%, 2019 से 2021 के आंकड़े के बारे में ये बात हो रही है कि 2019 से 21 के जो आंकड़े उसमें ये पता चल रहा है कि भारत के 76% ऐसे बच्चे जो हैं उन्होंने रिकमेंडेड वैक्सीन जो है लगवा ली, मतलब उनका टीकाकरण हो चुका है, तकरीबन 76% बच्चों का। अच्छा, भारत में जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनका ओवरऑल हेल्थ सर्विसेज में तकरीबन 2/3 हिस्सा है भारत में, 2/3 हिस्से पर वो काम करते हैं। और अगर वैक्सीन की बात की जाए, वैक्सीन के डिलीवरी में या वैक्सीन लोगों को लगवाने में या उनको फैसिलिटेट करने में, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है भारत का, वो तकरीबन 85 से 90 वैक्सीन जो है वो डिलीवरी करता है, उसका डिलीवर करता है और गवर्नमेंट फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। इसका मतलब क्या है? हेल्थ केयर में भले ही 2/3 हिस्सा जो है उसको यूज किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर द्वारा या उसको शेयर किया जा रहा है, परंतु जो वैक्सीन वाला इलाका है, वैक्सीन वाले इलाके में अभी भी जो बहुलता है वो किसकी है? अभी भी जो बहुलता है वो है गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है। आपको जितने लोगों ने, मतलब जितने लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई, सबको कोरोना की वैक्सीन लगभग ब्लॉक पर ही लगी थी और फ्री में लग रही थी, ठीक है। ये बात है पूरा। अगला आर्टिकल समझिएगा, मतलब इसी बारे में। 2023 2023 के शुरुआती वर्षों में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया है कि एक बड़ा ही चिंताजनक ट्रेंड विकसित हो रहा है। वो विकसित क्या हो रहा है कि पहली बार बहुत सारे डिकेड में, बहुत सारे दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब बच्चों का इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है, मतलब चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब उनका जो टीकाकरण है उसके कवरेज में कमी आ रही है। टीकाकरण का जो कवरेज है, टीकाकरण कवरेज में क्या हो रहा है? कमी देखी गई है, ठीक है। ये बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है कि टीकाकरण में कमी आई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा, 2021 में क्या हुआ? कमी आई। 2022 में ग्लोबली तकरीबन 14.3 मिलियन बच्चे जो थे जीरो डोज के साथ थे। जीरो डोज मतलब उनका इम्यूनाइजेशन हुआ ही नहीं, मतलब ऐसे 14.3 मिलियन बच्चे हैं जिनको कोई डोज नहीं मिला है
डिड नॉट रिसीव एनी रिकमेंडेड वैक्सीन, उनको कोई वैक्सीन नहीं लगी। और तकरीबन 6.2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको पार्शियली इम्यूनाइज किया गया, मतलब उनको पार्शियली वैक्सीन, सारी वैक्सीन नहीं लगी, एक आध दो वैक्सीन लगी हैं। तो ये जो ट्रेंड विकसित हुआ है, यूनिसेफ की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वैक्सीनेशन कवरेज है, ग्लोबल वैक्सीनेशन कवरेज, उसमें क्या डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, कमी आ रही है, ठीक है, डिक्लाइन। आगे देखिएगा, ऐसे बच्चे जो डीपीटी के 3 डोज प्राप्त कर चुके हैं उनको माना जाता है कि वो पूरी तरीके से इम्यूनाइज है, ठीक है। अब क्या है, 1970 में ये पुराना वही वाला फिर आर्टिकल आ गया है कि जो 1970 में तकरीबन 5% बच्चे जो थे उनको पूरी तरीके से वो डीपीटी का डोज प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अभी 2022 की स्थिति में क्या है, तकरीबन 84% बच्चे जो है ग्लोबल लेवल पर, उनको क्या कर दिया गया है, उनको डीपीटी का टीका लगवा दिया गया है। स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो गया, वही वही आर्टिकल दोबारा से आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मिशन इंद्रधनुष के बारे में समझ लीजिए। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? यह दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम ये है कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, बच्चों का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज किया जाएगा। उस कवरेज में तकरीबन 90% बच्चों को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे तो 100% कवर करना चाहिए, लेकिन एक उद्देश्य लिया गया कि 90% बच्चों को कवर किया जाएगा। अच्छा, ये जो मिशन इंद्रधनुष है, तो 7 कलर होता है, तो इसमें 7 रोग भी कवर किए गए हैं। कौन कौन से रोग हैं? मिजल्स है, मिजल्स है, खसरा जिसको बोलते हैं, दूसरा पोलियो है, पोलियो है, तीसरा कौन सा है, परट्यूसिस है, काली खांसी इसको बोलते हैं, चौथा क्या है, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। पांचवा कौन सा है? पांचवा है टेटांसू। और छठवां जो है वो क्या है, डिप्थीरिया है। और जो सातवां रोग है वो कौन सा है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये सारे रोग जो है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको कुछ वैक्सीन को और वाइडर सेक्शन के लिए क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जाए, जो एडल्ट हैं, बड़े लोग जो हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये कौन रिकमेंड करता है, ये सारी चीजें कौन रिकमेंड करता है? भारत में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। वही रिकमेंड करती है वैक्सीन लगाने के लिए सभी उम्र के बच्चों को, ठीक है। अगर वो रिकमेंड करती है तो सभी उम्र के बच्चों को, सभी उम्र के लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन या टीकाकरण उनका होगा, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा, भारत का एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में समझिएगा। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन 1978, 1978 में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, खास करके एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको लॉन्च किया गया था 1978 में, ठीक है। दोबारा इसका नाम 1985 में बदला गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब यह और बढ़ा आगे और इसको और रीच मिलनी शुरू हुई, तो इसको बढ़ा करके अर्बन एरिया से भी आगे बढ़ाया गया, ठीक है। और 1992 में इसको किसका पार्ट बना दिया गया? यह पार्ट बन गया चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ठीक है। ये किसका पार्ट बन गया? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। फिर क्या हुआ, 1997 में ये एक बार फिर से किसका पार्ट हो गया? नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद 2005 में जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसका एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, ठीक है। ये मामला है। अंडर यूआईपी इम्यूनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कास्ट, जो इम्यूनाइजेशन है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जा रही है। 12 वैक्सीन इससे प्रिवेंट करती है, मतलब आपको 12 रोगों से 12 वैक्सीन जो है प्रिवेंट करती हैं। नेशनली अगेंस्ट 9 डिजीज, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 9 रोगों से आपको बचाती हैं। जैसे वो कौन कौन से रोग हैं? एक डिप्थीरिया हो गया, परट्यूसिस हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब बचपन में जो खतरनाक तरीके का ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हो गया। और मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, न्यूमोनिया, जो ये सब किससे होते हैं? होमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस से होते हैं, ठीक है। इन सारे से बचाने के लिए जो है
हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया। और कुछ ऐसे हैं जो सब नेशनली अगेंस्ट 3 डिजीज, जैसे कि रोटा वायरस डायरिया होता है, न्यूमोकोकल निमोनिया फैलाता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है। विच रोटा वायरस वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन आर इन अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन वाइल जेई वैक्सीन इज प्रोवाइडेड ओनली इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट। जो जेई वैक्सीन है वो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा जो है ए चाइल्ड, उसको हम फुली इम्यूनाइज तब मानेंगे अगर उसे सारी वैक्सीन मिल गई हैं जो कि 1 साल के अंदर उसको रिकमेंड की गई है। मतलब 1 साल के अंदर रिकमेंडेड रिकमेंडेड सारी वैक्सीन अगर उसको लग गई हैं तब उसको हम मानेंगे फुली इम्यूनाइज्ड। ठीक है, फुली इम्यूनाइज हो गया, ठीक है। आगे अगले वाले आर्टिकल पर आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करें। एक स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये कब इफेक्ट पे आया था? मई 1 2014 को ये इनेक्ट हो गया था, मतलब इफेक्ट में आ गया था। तो चूंकि आज 1 मई है तो इसीलिए इस बारे में जो है एडिटोरियल में बताया गया है इसके बारे में पूरी बात, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पूरी बात, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा एक डिटेल समझते हैं। वो वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स जो होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, जो ठेले पर वड़ा, आप देखते होंगे वड़ा पाव बेचते हैं या पानी पूरी वगैरह बेचते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स। फूल वगैरह बेचते हैं। ये कोई फिक्स या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता इनका, तो इनको प्रोटेक्ट और इनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 2014 में। उस एक्ट का नाम क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ठीक है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में। स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो हमारे कल्चर का बहुत अभिन्न अंग माने जाते हैं, ठीक है। हमारे कल्चर का अभिन्न अंग उनको माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भले ही ये दिखते नहीं है इकोनॉमिकली, लेकिन फिर भी जो है ये हमारे कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। जैसे अब अगर हम मुंबई के वड़ा पाव की बात करें, मुंबई का वड़ा पाव होगा, या तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का डोसा हुआ, अगर इनको हम वहां से हटा दें तो एक प्रकार से वहां का कल्चर ही खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो हमारे कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। और जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है ये क्या करेगा, मतलब आखिर क्या करेगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए? ये सबसे महत्वपूर्ण काम करेगा, एक तो उनको प्रोटेक्ट करेगा। स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या करेगा? उनको प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब रेगुलेट कैसे करेगा ये भी समझिएगा। देखिए, इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है कि वो स्ट्रीट वेंडर्स को एक प्रकार से सहयोग करेगा, ठीक। स्ट्रीट वेंडर को सहयोग करेगा, स्ट्रीट वेंडर्स को सहयोग करेगा, ठीक है। अब सहयोग कैसे करेगा उसके बारे में समझिए। ये सभी जो वेंडर्स हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, उनको उनके संबंध में क्या करेगा? उनके संबंध में ये पहले तो उनका एक वेंडिंग जोन बनाएगा कि कहाँ पर वो अपना सामान बेच सकते हैं, उसको हम बोलेंगे वेंडिंग जोन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? उनके लिए वेंडिंग सर्टिफिकेट भी बनाएगा। क्या करेगा? वेंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उनके लिए क्या करेगा? वेंडिंग सर्टिफिकेट भी बनाएगा, ठीक है। और एक ये पूरा जो एक्ट है ये क्या करता है? एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मतलब एक संरचना इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है। और उसके अंतर्गत क्या होने वाला है? उसके अंतर्गत क्या होगा कि एक प्रकार के एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम है टाउन वेंडिंग कमेटी। ये सारे इसी एक्ट के प्रोविजंस हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बनेगी? टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, ठीक है। अब जो टाउन वेंडिंग कमेटी होगी जिसमें कम से कम 40% जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इस टाउन वेंडिंग कमेटी का जो 40% रिप्रेजेंटेशन होगा किसका होगा? स्ट्रीट वेंडर्स का होगा, स्ट्रीट वेंडर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर का रिप्रेजेंटेशन होगा और इनके रिप्रेजेंटेटिव उनको क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव,
ठीक है। और 33% इसमें 33% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये पूरा मामला है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, ये जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, ये जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, इसका काम क्या होगा? टाउन वेंडिंग कमेटी का जो है मेन काम क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे इनका टास्क क्या होने वाला है। इनका जो मेन टास्क है वो है टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करना, टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ inclusion of all existing vendors, ठीक है। सारे जो वेंडर्स हैं उनको क्या करेगा, इसमें समायोजित करेगा। यह एक्ट क्या करेगा, इनको समायोजित करने का पूरा प्रयास करेगा, ठीक है। ये मामला है। अब इसको आगे और समझते हैं कि इनको समायोजित किस प्रकार से किया जाएगा और आगे क्या करेंगे। तो ये जो पूरा एक्ट है, ये पूरा एक्ट जो है ये इनके लिए एक आउटलाइन मैकेनिज्म तैयार करता है, एक आउटलाइन मैकेनिज्म तैयार करता है। उस आउटलाइन मैकेनिज्म का काम क्या होगा इनके लिए, उस आउटलाइन मैकेनिज्म का 3 मुख्य काम होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, शिकायत निवारण, इनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। दूसरा क्या होगा, विवाद, अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो वो भी इसमें ऐड ऑन होगा। और तीसरा ग्रीवांस रिड्रेसल, मतलब शिकायत समाधान, शिकायत समाधान। ये 3 महत्वपूर्ण आउटलाइन स्ट्रक्चर जो है इस मैकेनिज्म में जोड़े जाएंगे, ठीक है। शिकायत समाधान होगा, ठीक है। अब एक बात और समझिए, ये जो ग्रीवांस, अब ये जो शिकायत होगा, विवाद होगा, शिकायत समाधान होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और उस कमेटी को चेयर कौन करेगा, मतलब उस कमेटी का जो मुखिया कौन होगा, चेयर कौन करेगा इस कमेटी को? इस कमेटी को चेयर करेगा सिविल जज या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जो है द हिंदू के आर्टिकल्स का ही है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। ये पूरे द हिंदू आर्टिकल का ही एक प्रकार से मैं पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको समझिए कि इसको इम्प्लीमेंट करने में ये जो एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है, इसके इम्प्लीमेंट यार इनैक्टमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इनके इनैक्टमेंट में। तो पहला प्रकार का जो चैलेंज है, जो सबसे पहला टाइप है, उस चैलेंज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देख सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर उसको हम समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या बोलेंगे उसको, प्रशासनिक स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे यह एक्ट जो है वो एक्ट चल नहीं पा रहा है, इनेक्टमेंट उसका सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसको समझिएगा। पहला मामला इसमें होगा कि जो हरासमेंट होता है इन लोगों का, हरासमेंट होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गली वगैरह में सब्जियों की दुकान लगाते हैं, ठेला चलाते हैं, जो भी बेचते हैं, उनका हरासमेंट होता है। और जो प्रशासनिक अधिकारी लोग होते हैं, जो प्रशासनिक लोग होते हैं, वो इनको क्या करते थे, इनको भगा देते हैं वहां से। क्या करते हैं, भगा देते हैं। एक प्रकार से क्या समझते हैं कि इनकी जो दुकानें हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की जो दुकानें हैं, वो क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स की जो दुकानें हैं उनको ये क्या समझते हैं, इलीगल समझते हैं, ठीक है, उसको इलीगल समझते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो इनको सोसाइटी का हिस्सा समझते नहीं है। वो सोचते हैं कि जो काम कर रहे हैं उस प्रकार से इलीगल है, तो उनको भगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, उनका जो माइंडसेट है, वो जो प्रशासनिक लोग हैं उनका माइंडसेट क्या है, पुराना माइंडसेट है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड डेटेड ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। ये माइंडसेट क्या करता है, उनको ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये इस प्रकार से जो दुकानें लगाता है वो दुकानें क्या है,
वो लीगल नहीं है बल्कि इलीगल है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो टीवीसी है, अभी मैंने टीवीसी के बारे में आपको बताया था, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, टाउन वेंडिंग, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो क्या होती है, वो सिटी अथॉरिटी के अंतर में आती है। किसके अंतर्गत आती है, सिटी अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, मतलब उनके अंडर में होती है। तो ये अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं पाती, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर इनका जो असर है, इन्फ्लुएंस जो है, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, बहुत प्रभावकारी नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छे से इनेक्टमेंट नहीं हो पाता इनका, ठीक है। ये मामला है। और वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, वो भी बहुत कम है। वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कम होने की वजह से इनका सही ढंग से प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं हो पाता, ठीक है। अब दूसरा एक गवर्नेंस लेवल पर दिक्कत आती है। गवर्नेंस लेवल पर क्या समस्या है उसको समझिए। गवर्नेंस लेवल पर यह समस्या आती है कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या कर रही है, उससे जो है इनका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे स्कीम का इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन। इस वजह से क्या हो रहा है, दोनों में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा। और जब दोनों में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा तो वो काम भी सही से नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, क्योंकि जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो इसी के थ्रू गवर्न होती हैं। और ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है वो भी अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। तो दोनों में इंटीग्रेशन सही से समन्वय स्थापित ना होने के कारण वो काम नहीं हो पाता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अर्बन लोकल बॉडी है उनके पास पावर ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनके पास पावर है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में पावर है, लेस पावर। तो इस वजह से वो काम सही से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी कुछ योजनाएं जो है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है, स्मार्ट सिटी मिशन, ऐसी योजनाएं क्या कर रही है, ऐसी योजनाएं जो है वो उनका फोकस किस पे रहता है, उनका फोकस रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उनका फोकस कहाँ रहेगा, उनका फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो उनका ज्यादा ध्यान स्ट्रीट वेंडर पर जाता नहीं है, स्ट्रीट वेंडर पर जाता नहीं है, ठीक है। यह मामला है। अब सामाजिक स्तर पर क्या समस्या है, सामाजिक स्तर पर इसकी यह समस्या है कि सामाजिक स्तर पर एक समस्या यह आ सकती है, इसको समझिएगा, सामाजिक स्तर पर क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अर्बन मतलब जो शहरी अर्थव्यवस्था है, अर्बन इकानमी है, उसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर कौन है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर जो होते हैं वो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है शहरी इकोनॉमी में। लेकिन उसके बाद भी इनको क्या किया जाता है, इनको नेग्लेक्ट किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, इनको नीचे दिखाया जाता है। और ये हमारी सामाजिक स्तर पर जो सोच है उसको दिखाता है। हमारी सोच ही जो है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है, हमारी सोच में समस्या है। तो हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। ये पूरा मामला है, ठीक है। अब आगे क्या किया जा सकता है, मतलब हम आगे इसके बारे में क्या कर सकते हैं जिससे हम इस एक्ट को अच्छे से लागू करवा सकें या अच्छे से इसका काम हो सके। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस बारे में, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे हम इसको इस तरीके से लागू कर सकते हैं कि मतलब जो एक्ट है वो अपने आप में प्रोग्रेसिव है, सुधारवादी है, बढ़िया एक्ट है, लेकिन इसको लागू करने में समस्या आ रही है। तो कैसे लागू होगा, पहली बात तो हमको एक दूसरा अप्रोच अपनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच का मतलब होता है जब किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूशन का सबसे ऊपरी हिस्सा या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे बड़ा हेड ही अच्छा काम करना शुरू कर देता है, कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तो धीरे करके हर स्तर पर जो है काम सुधरने लगता है। उसी को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो इस अप्रोच के तहत क्या होता है, इस अप्रोच के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है
अगर वो अपने काम को सही ढंग से एग्जीक्यूट करे, वो अपने फैसिलिटी को सही ढंग से एग्जीक्यूट करे, तो शायद जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है वो काम अच्छे से हो पाएगा, इनेक्टमेंट उसका सही से होगा। जैसे कि एक इसी से संबंधित एक योजना है जिसको हम बोलते हैं पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना क्या करती है, ये माइक्रो क्रेडिट जो है प्रदान करती है, माइक्रो क्रेडिट प्रदान करती हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब एक और समस्या है कि आजकल एक नई समस्या सामने आ रही है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज। ये भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए समस्या का विषय है। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो किस प्रकार से इनके लिए समस्या कर रहा है उसको देखिएगा। नई चुनौतियां, एक तो क्लाइमेटिक चेंज जो है, क्लाइमेटिक चेंज जो है ये एक नई चुनौती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। दूसरा क्या है, ई कॉमर्स भी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ई कॉमर्स कैसे इनके लिए चुनौती है ये समझिएगा। देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे ठेला वगैरह लगाने वाले, ठेला लगाते हैं वहां पर सब्जी बेचते हैं। अब आज के जमाने में इतनी ई कॉमर्स कंपनियां आ गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे अमेजोन हो गई, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गई, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे मॉल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जियां मिलती हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं ठेला या वहां पर स्ट्रीट वेंडर्स के यहाँ से सब्जी लेना पसंद नहीं करते। तो एक प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों से इनको क्या मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है। तो कंपटीशन मिलने की वजह से भी इनकी स्थिति और खराब हो सकती है, ठीक है। तो उस पर भी काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है द एवरेज कास्ट ऑफ होम कुक्ड वेजिटेरियन। मतलब इसमें ये बोला गया है कि पिछले 5 सालों की तुलना में महाराष्ट्र में हुआ क्या है, महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों की तुलना में जो मील है, मतलब जो भोजन है, भोजन जो है उसकी जो कॉस्ट है या उसकी आप प्राइस जो बोल सकते हैं, उस प्राइस में पिछले 5 सालों में 71% का इजाफा हुआ है, 71% का इजाफा हुआ है। जबकि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वहां का स्टेट, वहां का जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट में केवल 37% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ओनली 37% इंक्रीमेंट इन द सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है। आप देख रहे हैं कि वहां का जो भोजन है, वहां के भोजन में जो उसकी जो प्राइस है उसमें 71% का एक प्रकार से इंक्रीमेंट देख रहे हैं, आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट से मिलने वाली जो सैलरी है वो केवल 37% ही बढ़ रही है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अगर उसी की तुलना में हम उसको जो वेजेस मिलते हैं मजदूरों को, डेली डेली जो डेली बेस पर जो उनको वेज मिलता है उसकी बात की जाए तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्योंकि जो वेजेस हैं कैजुअल लेबरर्स के, कैजुअल लेबर जो होते हैं उनके जो वेजेस हैं उनमें जो बढ़ोतरी देखी गई है वो तकरीबन 67% की बढ़ोतरी देखी गई है, 67% इंक्रीमेंट। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उनको थोड़ी सी राहत है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, इसको भी ध्यान रखने योग्य है कि जो लेबर होते हैं, लेबरर्स जो होते हैं कैजुअल, उनका क्या है, उनका जो मैक्सिमम हिस्सा है उनके पैसे का, उनके सैलरी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो किस में खर्च होता है, वो उनके भोजन में ही खर्च होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ, या इसको मतलब बेसिस ऑफ लेबरर्स आर यूज्ड इन फूड, ठीक है। तो आगे देखिएगा, फॉर दिस एनालिसिस इट हैज बीन एज समन दैट average Indian family will be able to meet their daily dietary needs if they consume food equivalent to 2 थालीज पर डे। अगर वो 2 थाली रोज खाएंगे तब जाके उनको जो मतलब जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा समझने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा कास्ट देख सकते हैं, इस टेबल में आपको समझाया गया कि किस तरीके से कॉस्ट में इजाफा हुआ है। इसमें देखिएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2 थाली, मतलब 2 थाली बनाने में जो कॉस्ट आ रही है मार्च 2024 में कितनी है, वो 79.2, मतलब 79.2 रुपए। एक साल पहले कितनी कॉस्ट आ रही थी, 64.2 रुपए। 5 साल पहले कितनी कॉस्ट आ रही थी, 46 रुपए 20 पैसे, ठीक है, इतनी कॉस्ट आ रही थी। एक थाली बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, 39.6 रुपीज। और एक साल पहले क्या स्थिति है, 32.1 रुपीज। 5 साल पहले की स्थिति क्या है, 23.1 रुपीज। अब अगर कंपैरिजन करके आप देखें मंथली, एक महीने में कितना खर्च आ रहा है,
तो एक महीने में तकरीबन 2377 या 2377.4 रुपीज का खर्च आ रहा है मार्च 2024 में। और ये खर्च 5 साल पहले कितना आ रहा था, 1386.7 रुपीज, इतना खर्चा आ रहा था। ठीक है, तो इतना बड़ा अंतर है। तो जो 70% 71% हाइक इन प्राइसेस ऑफ मील्स, ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। ठीक है, और महाराष्ट्र का ही डाटा है ये पूरा, ये डेटा जो है हमने उठाया है महाराष्ट्र का, क्योंकि और किसी स्टेट का डेटा भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये मामला है। अब चलिए समझते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के बेसिस पर। अगर आपके एग्जाम को हम 3 भागों में बांट दें तब भी उन तीनों एस्पेक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये डेली डिबेट का पार्ट है। तो प्रीलिम के हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में। तो अगर हम देखेंगे भारतीय संविधान में 3 भागों के बारे में हमको पढ़ना है। एक तो प्रस्तावना हो गई, एक प्रस्तावना है, दूसरा है भाग 3 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक तीसरा है भाग 4। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 3 में कौन से पार्ट है, मूल अधिकार के पार्ट है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और प्रस्तावना प्रियम्बल। ठीक है, इनमें बताया गया है कि हमारा संविधान हमको क्या क्या प्रदान करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या प्रोवाइड करता है, उसका क्या उद्देश्य है। तो इस बारे में थोड़ा देखिएगा। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर ऑल सिटीजन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सभी नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो प्रोवाइड करती है, सिक्योर करती है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता और समानता भी उनका सिक्योर करती है। तो हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या सिक्योर करता है, ये सिक्योर करता है लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी कौन सिक्योर कर रहा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 4 क्या कर रहा है, पार्ट 4 contains the directive principle of state policy that talks about ownership and control of material resources। ये भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि संपत्ति इसके कब्जे में होनी चाहिए, और उसका जो निर्धारण है वो कैसे होगा, या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वितरण, वो कैसे होगा, ये भाग 4 में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B एंड 39C ये इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, दीज आर प्रिंसिपल्स दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो। ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको आप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में क्या बोला है, उन्होंने बताया है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे। तो पहले समझते हैं ये जो पूरा आर्टिकल है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। दूसरा हम इसकी बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तीसरा करंट डिबेट, मतलब किस बारे में ये पूरी बहस छिड़ रही है। और चौथा आगे इसमें हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एकदम लेटेस्ट जानकारी आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 9 जजेस की एक बेंच जो है बनाई है, 9 जजेस की एक बेंच स्थापित किया है। किसके संबंध में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसके संबंध में कोई निर्णय देने के लिए या कोई अपनी व्याख्या करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके 9 जजेस की एक बेंच बनाई है। ठीक है, अब क्या है, अब थोड़ा समझते हैं डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है। जो हमारे संविधान का एक भाग 4 है डीपीएसपी, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण ढंग से लिखी गई हैं। एक तो है ऑनरशिप एंड कंट्रोल, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑन मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनकी ऑनरशिप कौन करेगा, उन पर कंट्रोल किसका होगा, इस बारे में जो है डीपीएसपी बात करता है। ठीक है, अब हमें संविधान क्या देता है, संविधान क्या प्रदान करता है, संविधान हमें प्रदान करता है लिबर्टी,
इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब चलिए समझते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके बारे में तो हमने बातचीत कर ली। अब उसके आगे हम बात करेंगे कि डीपीएसपी में स्पेशली मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि ऐसे प्रिंसिपल जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है, तो दीज आर प्रिंसिपल्स दैट सेंटर एंड स्टेट शुड फॉलो। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको सेंटर और स्टेट दोनों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 बी है, 39 बी और 39 सी है। ठीक है, 39 बी और 39 सी है, जो क्या है, जो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बनाया गया है, आर्थिक न्याय प्रदान करता है इकोनॉमिक जस्टिस जो है, क्योंकि इसमें जो संसाधनों का असमान वितरण है उसको सही करने के लिए कानून बना सकती है स्टेट। ठीक है, तो उसके संबंध में क्या होगा, जब जब कानून बनाएगा स्टेट इकोनॉमिक जस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि कोई फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेशन हो जाए। ठीक है, क्या होगा, किसी फंडामेंटल राइट का क्या हो सकता है, वायलेशन हो सकता है। जब किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा, तो उन्हीं सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने कुछ न्याय दिया। ठीक है, अब थोड़ा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं कि इस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब इतिहास इसका क्या रहा है। ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं थोड़ा। देखिए, इसको समझने के लिए समझिएगा कि अगर ओरिजिनली देखा जाए तो जो संपत्ति का अधिकार है, अगर मूलतः देखा जाए तो जो संपत्ति का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 19 क्लास 1 का सब क्लास एफ। ठीक है, 19(1)(f) में दिया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, और ये क्या है, ये है फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। भारत जब आजाद हुआ तो उस टाइम पर क्या समस्या आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पर भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जमींदारी प्रथा जो है, जमींदारी प्रथा और बहुत सारी अव्यवस्थाओं की वजह से कुछ एक लोगों के पास जो है संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिनके पास क्या हो गया था, संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। तो जब संपत्ति इकट्ठी किसी के पास हो जाएगी तो वो समाजवादी विचारधारा का एक प्रकार से वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी विचारधारा क्या करता है, संपत्ति का समान वितरण करता है। ठीक है, संपत्ति का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्सेज। और उसका समान वितरण कैसे हो पाएगा, उसका समान वितरण ऐसे हो पाएगा कि अगर वह सरकार या राज्य के कंट्रोल में रहेगा तभी उसका समान वितरण होगा। अगर उसको प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो वो समान वितरण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो संपत्ति का बंटवारा क्या है, वो एक प्रकार से जमींदारी प्रथा ने उसको क्या कर दिया, उस पर कुठाराघात पहुंचाया। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लैंड होल्डर्स थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ जमीन नहीं थी। तो फिर भारतीय सरकार ने क्या किया, भारतीय सरकार ने दोबारा से बहुत सारे लैंड एक्विजिशन बिल लाए। ठीक है, लैंड एक्विजिशन बिल लाए, और जब लैंड एक्विजिशन बिल लाएगा तो उसमें बहुत सारे लोगों की संपत्ति क्या होगी, छीन जाएगी, राज्य छीन लेगा। और जब बहुत सारे लोगों की संपत्ति राज्य छीन लेगा तो फिर चूंकि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा तो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, ये मामला था। तो 1951 में एक 9th शेड्यूल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें कोई भी विषय अगर चला जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ठीक है, ये मामला है। तो आगे समझिएगा ये अब क्या हुआ, जब भी राज्य किसी की संपत्ति छीनेगा या लेगा तो उसको कंपनसेट करेगा, उसको मुआवजा देगा, ये मामला है। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट है तो आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, किसी, अब चूंकि आपको पता है किसी के पास जमीन ज्यादा है किसी के पास कम है, तो राज्य को मजबूरन ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक हिस्ट्री समझिए। गोलकनाथ केस आया था, एक गोलकनाथ केस आया था 1967 में। उसमें क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी abridged
or diluted, abridged or diluted to implement DPSP। तो इस केस में जो गोलकनाथ केस था, इसमें कहा गया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट को जो है डाइल्यूट नहीं कर सकते, मतलब उनकी उनकी जो पावर्स हैं उनको हम कम नहीं कर सकते, ठीक है, उनके जो अपने अधिकार जो पावर्स हैं उसको कम नहीं किया जा सकता। ये कौन सा केस था? ये गोलकनाथ केस आया था 1967 में, ठीक है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। 13 जजों की बेंच आई है, 13 जजेस की बेंच थी 1973 में। केशवानंद भारती बहुत फेमस केस है, भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा केस, बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती केस, ठीक है। इस केस में, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें वैलिडिटी ऑफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C है। अनुच्छेद 31C में क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करते हुए यदि फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकारों पर किसी प्रकार की आंच आ रही है या उनमें किसी प्रकार की कमी हो रही है तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C बोलता है। और ठीक यही बात जो है केशवानंद भारती ने 1973 में कही, ठीक है। बस ये अलग बात है कि उन्होंने एक नया उसमें नया आयाम जोड़ दिया जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोल दिया? जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर ऐसा कोई मामला आएगा जिसमें लगेगा कि ये मामला फंस गया है, इसको संवैधानिक व्याख्या की जरूरत है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। ये मामला आ गया। अब आगे समझते हैं इसके, और अगला मुद्दा जो है उसके बारे में समझते हैं कि एक और अगला केस आया जिसको हम बोलते हैं मिनर्वा मिल केस, ठीक है। कौन सा केस था? मिनर्वा मिल केस। तो मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया? फंडामेंटल राइट जो है और डीपीएसपी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों में हार्मोनी बननी चाहिए, दोनों में समन्वयता समरसता स्थापित करनी चाहिए, ना कि दोनों में हम कंपटीशन करवा दें कि तुम बड़े हो या तुम बड़े हो, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये वाला मामला नहीं है। मामला है दोनों को एक दूसरे का सहयोग देना है, ठीक है। तो 1980 का जो मिनर्वा मिल केस है उसने इस बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि 1978 में क्या हुआ, 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब मूल अधिकार जो है वो समाप्त हो गया। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार के रूप में समाप्त हो गया और उसको भेज दिया गया अनुच्छेद 300A में, जो अब क्या हो गया? जो अब संवैधानिक अधिकार हो गया। संवैधानिक अधिकार के साथ साथ संवैधानिक अधिकार के साथ साथ विधिक अधिकार हो गया, ठीक है। ये पूरा मामला है संपत्ति के अधिकार का, ठीक है। अब और अगर डिटेल में इसको समझना चाहें तो भारत का जो इतिहास है उसमें भारत आजाद होने के शुरुआती 4 दशक तक क्या करता रहा? शुरुआती 4 दशक तक भारत ने सोशलिस्टिक स्टेट थियरी का पालन किया, ठीक है। सोशलिस्टिक स्टेट थियरी का मतलब क्या होता है? इसमें सरकारीकरण होता है हर चीज का, नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। इसका पालन किया तो इसके पालन से क्या होगा? इसके पालन से होगा ये कि सारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं उन पर बहुत खतरनाक कंट्रोल करेगी सरकार, ठीक है। बहुत बहुत अलग तरीके का कंट्रोल होगा। दूसरी चीज, जो टैक्सेस होंगे उस समय जो टैक्स हुआ करते थे वो बहुत हाई होंगे। क्यों हाई होंगे? जिससे कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो। टैक्सेस हाई क्यों होंगे? जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो, ठीक है। दूसरी चीज, हर चीज का नेशनल, जैसे बैंकों का जो नेशनलाइजेशन होगा, आप देखेंगे बैंकों का जो नेशनलाइजेशन होगा वो भी उसी टाइम पर ही हुआ होगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? उस टाइम पर आपको समाज में इक्वालिटी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इक्वालिटी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि समाज का जो संसाधन है उसका समान वितरण कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। ये अलग बात है कि हर काम सरकारी हो रहा है, लाइसेंस हर चीज में चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे मामला जब आगे बढ़ा, 1990 का टाइम आया
तो उसके बाद 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप की गई भारत में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई और इसके द्वारा एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ भारत में, ठीक है। एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ और एलपीजी का मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। दूसरा क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है भारत का जो इकोनॉमी अब तक क्लोज इकोनॉमी थी, भारत की इकोनॉमी क्या थी, क्लोज थी, ठीक है, क्लोज थी। अब वो इकोनॉमी क्लोज होने के, अब क्लोज नहीं रहेगी, अब वो क्या हो गई, ओपन हो गई। तो जब इकोनॉमी ओपन होगी और व्यक्तियों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, जब व्यक्तियों को अपना संपत्ति रखने का अधिकार उनकी और बढ़ोतरी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है समाज में असमानता भी फैलेगी। इसलिए अगर आप सर्वे कभी उठाकर देखेंगे तो 1990 से पहले का एक टाइम ऐसा आया था जब समाज में समानता बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, समानता। क्योंकि जब सामाजिक जो सोशलिस्ट स्टेट है, सोशलिस्ट राज्य जब अपने चरम पर होगा या अपना काम सबसे अच्छे ढंग से कर रहा होगा, तो उस समय समाज में तो समानता बढ़ेगी, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब कुछ और इसके बारे में समझते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट आए बाद में जिन एक्ट को समाप्त करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आया, उस मुद्दे को आप समझिएगा। वो मुद्दा क्या था, वो मुद्दा था प्राइवेटाइजेशन का, या इसको आप बोले उदारी, लिबरलाइजेशन का, ठीक है। लिबरलाइजेशन का एक मुद्दा आया, उदारीकरण का। अच्छा, उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर एकदम सामान्य शब्दों में समझा जाए, इसमें जो है स्टेट का जो हस्तक्षेप होता है, स्टेट का हस्तक्षेप जो होता है वो व्यक्तियों में बहुत कम होता है। व्यक्तियों पर स्टेट का जो हस्तक्षेप होता है बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका मतलब व्यक्तियों को अपने मन का काम, मतलब अपने ढंग से वो अपना काम कर सकते हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो व्यक्ति जितना योग्य होगा, जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उतनी ज्यादा पैसा कमाएगा, वो जितना योग्य होगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। और उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, उसका परिणाम निकल कर ये आएगा कि समाज में कुछ लोग बहुत अमीर होंगे और समाज में कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, ठीक है। ये समस्या आएगी। अभी लेटेस्ट जो है रिपोर्ट आई है, उसमें एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, एक बहुत बड़ी संस्था है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। उसने अपनी रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा है कि भारत में पहले 10% पॉपुलेशन जो है, पहली 10% पॉपुलेशन भारत के 50%, सॉरी 65% वेल्थ पर कब्जा किए हुए हैं। जो पहली 10% पॉपुलेशन है, भारत के 65% वेल्थ पर उसने कंट्रोल किया हुआ है। और 57% इनकम पर, कितना, 57% ऑफ नेशनल इनकम पहले 10% लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है, अगर हम बॉटम के 50% लोगों को ले ले, मतलब नीचे से 50% लोग, जो नीचे से 50% लोग हैं, उनका जो है वेल्थ पर कितना कंट्रोल है, उनका वेल्थ पर केवल 6.5% कंट्रोल है, 6.5% कंट्रोल वेल्थ पर है, ठीक है। और नेशनल इनकम पर कितना कंट्रोल है, नेशनल इनकम पर उनका कंट्रोल है 15% का। तो आप देख लीजिए फर्स्ट 10 और लास्ट के जो 50% लोग हैं उनके बीच में कितना बड़ा गैप है, ठीक है। तो इस बात को, सरकार को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। राहुल गांधी का जो अपना मुद्दा है कि हर साल, मतलब जब ये जीत कर आएंगे तो 1 लाख रुपया पर ईयर जो है ये महिलाओं को देंगे, ठीक है। ये भी एक ध्यान देने रखने वाली बात है, ठीक है। ये पूरा मुद्दा था आपका, ठीक है। अब एक अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम। थोड़ा सा कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आर्टिकल समझ लीजिए। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 31A है, 31B है, 31C है। तो आर्टिकल 31 जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, और 31C कब जोड़ा गया, 25th अमेंडमेंट 1971। तो 31A ने क्या प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड दैट लॉज मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स ETC shall not be void on the ground that it violated fundamental राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसमें स्टेट क्या करेगा, लोगों से उनकी जमीनें एक्विजिशन होंगी जमीनों की, तो उसको हम फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन नहीं मानेंगे। फिर 31B क्या कह रहा है, ऐसा कानून
इनको हम क्या, जो भी कानून बनाएंगे उनको अगर हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे, अगर हम उनको 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो फिर उनका क्या हो पाएगा, वो जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं हो सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, बस इतना ही मामला है। ठीक है। दूसरी चीज, कोहेलो केस आया था, कोहेलो केस आया था 2007 में। इस केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जितने भी मामले जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, ऐसे जितने मामले जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं 1973 के बाद, मतलब 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले वाले जितने भी मामले होंगे सब पर जुडिशियल रिव्यू होगा। उससे पहले का नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वाले जितने मामले हैं सब पर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है। अब 31C क्या है, प्रोवाइडेड प्राइमेसी टू द डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39 एंड सी, बी एंड सी, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 बी और जो सी है, ठीक है, इसको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर राज्य कोई कानून बनाती है तो वो फंडामेंटल राइट के ऊपर पावर माना जाएगा उनका, मतलब वो फंडामेंटल राइट के ऊपर रहेंगे। फंडामेंटल राइट वायलेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डीपीएसपी को ही माना जाएगा। ये आर्टिकल इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब अगले मामले पर चलते हैं। माइक्रोब्स नॉट फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस मोस्ट न्यू मेथेन स्टडी। इसमें इस पूरी स्टडी में ऐसा बोला गया है कि जो मेथेन है वो इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस समय जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा मेथेन एमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्यादा मेथेन एमिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मामला है। ठीक है, मैथेन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मेथेन जो है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और मेथेन हैज अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 28 टाइम ग्रेटर देन CO2। जो मेथेन है वो 28 गुना ज्यादा पोटेंशियल रखती है ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस एमिशन में 28, मतलब 28 गुना ज्यादा पोटेंशियल है इसका कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। ठीक है, मेथेन रिलीज किससे होती है, मेथेन दो प्रोसेस से रिलीज होती है, एक तो बायोजेनिक प्रोसेस से, एक थर्मोजेनिक। ठीक है, जब फॉसिल फ्यूल, ध्यान रखिएगा, जब फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस या ऑयल हम जमीन से निकालते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, उस समय जब मेथेन रिलीज होती है, इस प्रक्रिया के दौरान जब मेथेन रिलीज होती है तब उसको हम बोलते हैं थर्मोजेनिक मेथेन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनिक मेथेन। और जब ये हम माइक्रोबियल एक्शन से जब मेथेन निकलती है तब उसको हम बायोजेनिक मेथेन कहते हैं। ठीक है, और स्टडीज से ये पता चला है कि माइक्रोब लाइक एनारोबिक आर्किया एज पोटेंशियली टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मेथेन यूजिंग सैटेलाइट डेटा, बट इन दिस इंफॉर्मेशन कंटेन्स गैप द ग्राउंड बेस्ड मॉडल कैन ब्रीज। ठीक है, ये मामला। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, इस मामले में थोड़ा समझते हैं कि इसमें कहा गया है कि 1990 तक, इस स्टडी में कहा गया कि 1990 तक जो है मेथेन का कंसंट्रेशन, मेथेन का कंसंट्रेशन बढ़ा। ठीक है, मेथेन का कंसंट्रेशन बढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा टाइम तक ये क्या हो गया, ये जो मेथेन का कंसंट्रेशन बढ़ा था थोड़े टाइम के लिए स्थिर हो गया। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए स्थिर हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब ये फिर से बढ़ना शुरू हुआ, उस थोड़े टाइम के बाद स्थिर हुआ फिर बढ़ना शुरू हुआ, तो 2007 तक ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा। मीथेन का जो कंसंट्रेशन है वो 2007 तक बढ़ता रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इसका जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है, जो मेथेन का एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है, मेथेन का एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो है आज से 300 साल पहले जितना था उसकी तुलना में अब 3 गुना बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है। ये इतना खतरनाक सिचुएशन है कि 300 साल पहले की तुलना में इस समय क्या है, 3 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, और यह आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए इसको और समझते हैं, आगे देखिएगा। जो यूनाइटेड क्लाइमेट टॉक 2021 में हुई थी, यूएन क्लाइमेट टॉक जो हुई थी 2021 में, उसमें कहा गया था कि जो मेंबर देश इसके थे उन्होंने एक
कार्यक्रम तय किया था जिसका नाम था ग्लोबल ग्लोबल मेथेन प्लेज, ठीक है। मतलब ग्लोबल मेथेन से संबंधित एक प्रतिज्ञा इन्होंने की थी, ठीक है। उसमें कहा गया कि गैस का एमिशन हम क्या करेंगे, जो मेथेन गैस निकल रही है उसका एमिशन हम कम करेंगे, ठीक है। एमिशन क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। लेकिन हो नहीं पाया वो, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कुछ रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ये जो मेथेन है इसका जो एमिशन है, इसका एमिशन हमको लग रहा था कि ये फॉसिल फ्यूल के जलने से ज्यादा एमिट होती है। फॉसिल फ्यूल जब जलाया जाता है तब सबसे ज्यादा मीथेन निकलती है, ऐसी भ्रांति थी। लेकिन इस भ्रांति को तोड़ते हुए इस रिपोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनसे ज्यादा मेथेन निकलती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनसे ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। मेथेन उनसे ज्यादा निकलती है। आगे समझिएगा मामला कि जो सोर्स होता है मेथेन का क्या है, सोर्स ऑफ मेथेन। इस आर्टिकल में पूरा डिटेल से समझाया गया है, तो उसको समझने का प्रयास करें क्योंकि आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सोर्स ऑफ मेथेन है, दो प्रकार के सोर्स होते हैं। एक तो बायोजेनिक होता है, क्या होता है, एक बायोजेनिक होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है थर्मोजेनिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, थर्मोजेनिक, ठीक है। तो बायोजेनिक किसको बोलते हैं, बायोजेनिक किसको बोलेंगे, जब माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलती है मेथेन तो उसको हम बायोजेनिक मेथेन बोलते हैं, ठीक है। और अगर फॉसिल फ्यूल हुआ, ठीक है, फॉसिल फ्यूल हुआ, नेचुरल गैस हुई, नेचुरल गैस या ऑयल, ये जब हम जमीन के नीचे से क्रस्ट से निकालते हैं इसे बाहर की तरफ, तो इस समय जो मेथेन निकलती है, इस समय जो मेथेन निकलती है उसको हम थर्मोजेनिक मेथेन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसको हम थर्मोजेनिक मेथेन बोलते हैं। ये जो आर्किया नामक माइक्रोब होते हैं इनका नाम होता है आर्किया, ठीक है। आर्किया जो होते हैं ये यूकैरियोटिक भी नहीं होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक से अलग होते हैं थोड़ा, यूकैरियोटिक भी नहीं होते हैं, और ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, बैक्टीरिया से भी थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये मेथेन का उत्पादन करते हैं, मेथेन का एमिशन करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेथेनोजन, इनको बोलते हैं मेथेनोजन, ठीक है। ये मामला है। और इन्वायरमेंट में मेथेन फैलाने का बहुत काम करते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो आर्किया है ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ये जो आर्किया है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि मेथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ से एमिट होती है। तो पहला यूपीएससी का सवाल है ये, ठीक है। पहला है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो नलियां होती हैं, आहार नाल, उसमें पाए जाते हैं। दूसरा कहाँ पाए जाएंगे, वेटलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वेटलैंड में पाए जाते हैं। फिर कहाँ पाए जाएंगे, फिर ये राइस पैडीज में पाए जाएंगे, राइस पैडीज, वो जो धान की जो भूसी होती है वहां। और कहाँ पाए जाएंगे, लैंडफिल, मतलब जहां पर कचरा जमा किया जाता है, तो लैंडफिल, क्योंकि वो ये वही जगह पाए जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन कम होता है। ये कहाँ पाए जाएंगे, ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। और तीसरा चीज सेडिमेंट्स ऑफ लेक्स, जहां पर सेडिमेंट होता है लेक लेक का, वहां भी ये पाए जाते हैं, सेडिमेंट्स ऑफ लेक्स, ठीक है। और कहाँ पाए जाएंगे, महासागरों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पाए जाते हैं। ये पूरा मामला जो है ये मेथेन का जो पाए जाने का है, इसी बारे में पूरी स्टडी बताई गई है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई गई, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये मेथेन का सबसे बड़ा स्रोत आज के जमाने में पाए जाते हैं, ठीक है। मेथेन सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है, माइक्रोब से निकलती है, ठीक है, माइक्रोब से, ना कि फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, हमने आज जो डिस्कस किया था स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में, तो उससे संबंधित एक मेंस का क्वेश्चन है, उसको ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एंड पॉइंट आउट द चैलेंजेस इन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने में जो भी चैलेंज है उसको बताइए
और ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या है इसको समझाइए, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस का जीएस 2 का ये क्वेश्चन है, तो इसको आप चाहें तो लिख कर दे सकते हैं और आपकी कॉपी जो है चेक हो जाएगी, ठीक है। तो आज के जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल थे हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जितने लोगों के पास आप पहुंचाना हो पहुंचाइए, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। आपका करंट अफेयर पर जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना ही बढ़िया आप परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में, अपने प्रीलिम एग्जाम में। प्रीलिम एग्जाम के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही बढ़िया जो है होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।